नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात बीजेपी की मिशन 80 की। निकाय चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव की जीत की तैयारी में बीजेपी आज से मेगा मंथन की शुरुआत ये बीजेपी ने कर दी है। आज से क्षेत्रीय बीजेपी कार्य समिति की बैठक भी शुरू हो गई। नोएडा में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह बैठक की है। इस बैठक में बीजेपी अपने अगले टारगेट, अगले मिशन यानी कि लोकसभा जो के चुनाव होने हैं उसके लिए आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों को लेकर चर्चा भी करेगी। और बीजेपी के जो क्षेत्रीय बैठकें होंगी वो उसी क्षेत्र में की जाएंगी और 3 क्षेत्र में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाएंगे और 3 क्षेत्र की बैठक महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लेंगे। तो निकाय चुनाव के कितने विभीषण हैं ये भी देखना होगा। और हार पर देखिए, जो तमाम पार्टियां हैं जिनको हार का सामना करना पड़ा वो तो समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि देखिए भैया गलती कहां पर हुई है। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसने अपना अगला टारगेट तय कर लिया है, जिसको लेकर बीजेपी अब जमीनी स्तर पर मजबूती से जुट गई है और बैठकें लगातार ये की जा रही हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, खासतौर पे राधा मोहन जी हैं और निकाय चुनाव के बाद यह पहली बड़ी बैठक पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। ऐसे ही हम लोग सभी क्षेत्रों में यह बैठक करेंगे। 2024 में कैसे कार्यकर्ता आगे बढ़ें, कैसे 80 की 80 सीटें जीतें। मुझे लगता है कि इसके लिए जो मार्गदर्शन अध्यक्ष जी का मिलेगा वह लेकर कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस और सपा का आरोप है कि बीजेपी ने मीम पार्टी को आगे किया है, एआईएमआईएम ने सीटें निकाल दी हैं, तो क्या मानते हैं? अब लोकतंत्र है, कोई चुनाव लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी को यह सोचना चाहिए कि कैसे वह आई हुई पार्टी से भी नीचे उनका स्थान कई जगहों पर रहा है, तो इस पर चिंता करनी चाहिए। कभी भाजपा पर, कभी ओवैसी की पार्टी पर, कभी बसपा पर, सिर्फ एक दूसरे पर कटाक्ष करने से उनके राजनीतिक अस्तित्व बचा नहीं रह पाएगा, बल्कि वह धीरे धीरे समाप्त ही हो जाएगा। इस बात को उनको समझना चाहिए और जनता भी उनकी बातों को अब गंभीरता से नहीं लेती। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, भाजपा तो किसी चुनाव के लिए तैयार है। आने वाले समय में हम लोग, मैंने कहा कि 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर जनता के बीच में हमेशा रहती है और स्थानीय निकाय चुनाव के बाद हम लगातार जनता के संपर्क में हैं और क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और हम जनहित में जनता के लगातार संपर्क में रहकर अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जाते रहते हैं। अब फिर हम लोग निकलेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन एसएन सिंह इस वक्त सीधा लाइव बने हुए हैं। एसएन सिंह जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और हमारे साथ संवाददाता तौकीर किदवई भी सीधा लाइव बने हुए हैं और कोशिश करेंगे कि सपा के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी हमारे साथ जुड़े। आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि जो मिशन 2024 है, यानी कि जो 80 सीटें हैं उसको लेकर तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, क्या कुछ उनकी तैयारियां चल रही हैं। सबसे पहले एसएन सिंह जी आपके पास में आऊंगा। हालांकि हमने अब तक जितने भी इलेक्शन हुए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है प्रदेश में बीजेपी का। अब अगला टारगेट जो है 2024 है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? अब क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की? नहीं, अच्छी बात है। देखिए जी, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर अब विद्यार्थी हो, किसान हो, सेना का जवान हो, इसी तरह राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छे परिणाम आपको नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत इसी नाते हासिल कर रही है कि वो अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करती है, गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य करती है और नई योजनाएं विकास की बनाती है, प्रदेश और देश की खुशहाली और समृद्धि का कार्य करती है। इस नाते 2014, 2017, 2019, पुनः 2022 के विधानसभा चुनाव में और अभी आप देखे होंगे नगर निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी जीत हुई। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, विधायकगण, हमारे सांसदगण, मंत्रीगण या केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी वो प्रदेश में करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं और जनता लिए जो विकास की नीतियां बनाई गई रही हैं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप देखे होंगे कई लोग सिर्फ ट्विटर वार लास्ट में आएंगे, ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, बवाल मचाने का कार्य करेंगे, वो जनता के बीच में नहीं होते। अभी नगर निकाय के चुनाव थे, आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे ये कूड़ा चुनाव है, इसमें हमें जाना नहीं चाहिए।
हैसियत का चुनाव नहीं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री 55 रैलियां करते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री 54 रैलियां करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 55 रैलियां करते हैं, और तमाम विधायकगण सांसदगण अपने अपने क्षेत्रों में रैलियां करते हैं। तो जब आप जनता के बीच में जाएंगे, सर नवाएंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे, तो निश्चित तौर पे परिणाम ऐसे होंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी के में आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जाएंगे नहीं। तो जब आप जाएंगे नहीं और अहंकार करेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि अधिकारियों की लिस्ट बनाओ, हमारी सरकार आएगी, तो हम देख लेंगे। डरवाने वाला प्रदेश नहीं है। आज उत्तर प्रदेश एक विकास का प्रदेश है। सबसे ज्यादा आवास, सबसे ज्यादा बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, किसान सम्मान निधि, इस तरह से चीजों को देकर रैपिड रेल, कहीं डिफेंस कॉरिडोर, कहीं अमूल की फैक्ट्री, तो आप जब ऐसे कार्य करेंगे जनता को पसंद आएगा निश्चित तौर पे जनता। ठीक है सिंह साहब, ये तो आप अपनी उपलब्धियां आप गिना रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भैया हमने काम किया, इस वजह से हमें जीत भी मिल रही है। लेकिन तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल समय समय पर सवाल भी उठाती है। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि हम जो हारे हैं बीजेपी के लूट तंत्र से हारे हैं, वो तो अफसरों को नेता बना देते हैं। अच्छी बात है। देखिए अखिलेश यादव जी जिस चीज की पढ़ाई किए हैं, निश्चित तौर पे उसी के बारे में कह पाएंगे और उसी के बारे में लिख पाएंगे। जो आर्ट्स का विद्यार्थी होता है वो साइंस के बारे में कुछ नहीं कह पाएगा। अखिलेश यादव जी के समय में लूट तंत्र ऐसा था कि 20 करोड़ रुपए महंगाई भत्ता बांटने जाते और 15 करोड़ बांटने में लग जाता है। सभी के नाच गाने में 300 करोड़ की लूट आप देखे होंगे। बहुत सारे प्रदेश में ऐसे शिक्षक थे जो तनख्वाह लेते थे, जो शिक्षक थे ही नहीं। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक थे जहां लूट मची थी, पेंशन धारक थे ही नहीं। कुछ योजनाएं जो अपने परिवार के लिए बनी थी, कुछ पुरस्कार जो है वो अपने पार्टी के लिए बना था। ऐसे अखिलेश यादव तो जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्म क्षेत्र वर्ण वर्ग की राजनीति करते हैं। प्रदेश की जनता उनको नकार दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विकासवादी नीति को अपनाई है, और अब तो जो हम अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए, जिसके नाते 65,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट हो रहा है, जिसके नाते 15,000 इनामियां अभी जेल में गए, जिसके नाते 183 लोग पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है कि प्रदेश में सब कुछ चंगा, कहीं नहीं है दंगा का नारा बुलंद है। और मुझे लगता है इसके नाते ही जैसे 2019 में लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जीत हुई, इस बार 80 में से 80 सीट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। तौकीर किदवई, हम अभी सिंह साहब को सुन रहे थे। एसएन सिंह कह रहे हैं कि भैया हमने काम किया, इस वजह से हमें वोट मिला है, जीत हमारी हुई है। तमाम विपक्षी पार्टियों का काम है आरोप लगाना। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार ने अगर काम किया है, सत्ताधारी पार्टी बता रही है कि हमने काम किया तब हमें वोट मिला, लेकिन विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरोप लगाने के सिवा या फिर कमियां गिनाने के सिवा उनके पास कुछ ऐसा मुद्दा है ही नहीं कि वो एक एक प्लेटफॉर्म पर रख सके, बताएं कि भैया देखिए हमने भी ये काम किया था। वो कह रहे हैं कि ये तो लूट तंत्र है, दमनकारी नीति है, हिटलरशाही है, दबाव बनाया जाता है, डराया धमकाया जाता है। जमीनी स्तर पर जनता क्या सोचती है, जनता का क्या मूड है, जिस तरह से अब सभी तैयारियों में जुटे हैं, 80 सीटों पर सबकी निगाहें हैं। देखिए शायद इनको थोड़ी सी जानकारी कम है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भले यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों ना हो, क्योंकि पिछली बार जब सरकार बनी 2017 में और उसके बाद जब नगर निकाय के चुनाव हुए और 16 सीटें मेयर की थी, जिसमें 14 पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यानी कि सिर्फ एक साल की सरकार या कुछ महीनों की सरकार थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था नगर निकाय के चुनाव में। और इसके पहले भी नगर निकाय पर भारतीय जनता पार्टी का बराबर दबदबा रहा है। सरकारें भले किसी की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, लेकिन लोगों ने नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी पर ही मोहर लगाई। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का नगर निकाय पर जो दबदबा है वो एक लंबे समय से देखने को मिलता है। इसमें उपलब्धि जैसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की ये अपनी एक प्रेम है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जहां पर वो नजर भी आता है, एक लंबे समय से नजर आ रहा है। 20-20 साल से कभी नगर निकाय पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, चाहे वो सरकारें कोई भी नहीं हो। दूसरी तरफ आपने कहा कि दूसरी जो पार्टियां हैं वो आखिर क्यों फेल होती हैं, तो यहां पर जो अखिलेश यादव अपने पहले आपने देखा होगा 2017 के जब चुनाव हारे अखिलेश यादव, उसके बाद लगातार वो अपने उपलब्धियां गिनाते रहे, कभी कान्हा स्टेडियम, कभी जनेश्वर पार्क और मेट्रो, बहुत सारी उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन उसके बावजूद इसका लोगों पे बहुत इंपैक्ट नहीं था। माना यही जाता है कि जो भी सरकार सत्ता में आएगी वो लोगों के लिए काम करेगी, रास्ते बनवाएगी, सड़कें बनवाएगी, अस्पताल बनवाएगी और स्कूल बनवाएगी, लेकिन मुद्दे कुछ और हैं।
अब आप देखेंगे कि 2022 के चुनाव के दौरान और उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने एक दूसरा ट्रैक अपनाने की कोशिश की थी, जिसमें कहा गया कि मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति को हवा दी गई, और ये हवा दी गई स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले तो रामचरितमानस पे कुछ पंक्तियों पर सवाल उठाए, फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने खुले मन से कहना शुरू किया कि वो शूद्र हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें मंदिरों में जाने से रोकते हैं। यानी कि आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के समय में शुरू होने वाली है, खड़ी होने वाली है, और वो होगी मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति। यानी कि एससी और ओबीसी को अपने पाले में खींचने के लिए समाजवादी पार्टी कई तरह के भी हथकंडे अपनाएगी और कई नेता सामने मुखर होकर बोलेंगे। ऐसा महसूस होता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक ही, निकाय चुनाव से पहले तक यही मुद्दे हावी थे, और आने वाले समय में ये मुद्दे एक बार फिर हावी हो सकते हैं। इसका तोड़ क्या होगा भारतीय जनता पार्टी के पास, उसको जरूर अपनी समीक्षा बैठक में शामिल करना चाहिए इन्हें। और इसके अलावा जो वोट बैंक की बात है, बिल्कुल, तो 2022 में बीजेपी के जो भी विधानसभा हमारे के साथ चुनाव बने हुए हुए हैं, सर जवाब दीजिए। 34% समाजवादी एसएन सिंह जी जवाब दीजिए सर। ये अच्छी बात है। देखिए, पहले तो जो पत्रकार होता है, हम भी 17 साल पत्रकारिता में रहे, मुझे नहीं लगता है कि उसको दूसरे का आकलन करना चाहिए। आपने सवाल उनसे पूछा, हमारे पत्रकार भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ये पत्रकार बंधु आपके हैं, इनको जानकारी नहीं है कि 2017 में जब चुनाव होता है तो उस समय भी बहुत सारी ऐसी योजना, 14 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता है, एक लाभार्थी वर्ग तैयार होता है। ठीक है, हम जब एसएन सिंह जी उनका काम है सवाल पूछना, आपका काम है जवाब देना। अब आप पहले पत्रकार थे, अब तो आप स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं किसी पार्टी के, अब तो एक टैग लग गया ना आप पर बीजेपी का, तो जाहिर सी बात है कि तो आखिर के भाई आपसे ही सवाल पूछेंगे। करेंगे ना कि कौन जानता है कौन नहीं जानता है, आप चीजों को बताएंगे। अगर जानकारी होगा तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2007 और 12 में नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त थी, जीत नहीं थी। 2012 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी थी, साथ में समाजवादी पार्टी। बात मैं भी कह रहा हूं। ऐसे चीजों को जानकर निश्चित तौर पे अगर आप कार्य करेंगे तो आपको फल मिलेगा। और कोई भी जनता जो है, जनता जनार्दन होती है, अगर आप कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ कहेंगे तो कोई नहीं स्वीकारेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और 24 घंटे बिजली देने का कार्य करती है, क्या कोई नकार सकता है इसको? 18 से 24 घंटे बिजली मिल गई। वही बात उन्होंने कही है, उन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया है कि आपकी तैयारियां क्या हैं आगे, वही बात तो आखिर वही नहीं कही है। योजना जो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दी गई, आप देखे होंगे 72% नगरों में हर घर जल नल योजना पूरी कर ली जी। लगभग 55% जो है वो ग्रामीण इलाके में हर घर जल नल योजना पूरी कर ली गई। उसमें इज्जत घर देने का कार्य किया गया हो, जो है अगर गरीब बीमार होता है तो 5 लाख दवा। ये सारे कार्य ऐसे होते हैं जो गरीब से जुड़े हुए होते हैं, जो आवश्यक होते हैं, जो शहरों में भी आवश्यक होते हैं और ग्रामीणों में। ठीक है एसएन सिंह जी, ठीक है एसएन सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगा। सपा की स्पोक्स पर्सन अनुराधा चौधरी भी हमारे साथ बनी हुई है। अनुराधा चौधरी जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी मैं चौधरी नहीं हूँ, अनुराधा चौहान हूँ। अच्छा, माफी चाहूंगा अनुराधा चौहान जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैम थोड़ा लेट हो गया, पहला सवाल मेरा आपसे ही होता, अगर आप सही टाइम पर हमसे कनेक्ट हो पाती। सवाल यही है कि मिशन 2024 80 सीटों पर सबकी निगाहें हैं। इससे पहले जितना भी अभी तक परिणाम सामने आए उसमें कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी नहीं रही है, और समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात कहूं तो अब किस तरीके से आपकी तैयारियां रहेगी, क्योंकि अब तैयारियों पर फोकस है या फिर समीक्षाएं की जा रही हैं, समीक्षा बैठ के चल रही है कि भैया कहां गलतियां हुई हैं, कैसे इसको इंप्रूव करना है? ये भी है और हमारी तैयारी चल रही है। और आने वाला समय ऐसा होगा कि आपने देखा है कि अभी इन सरकारों में कितना क्या कुछ किया जा रहा है सभी के साथ में, तो अभी हमारा ऐसा होगा कि बहुत अच्छा रहेगा और जनता बाहर निकल के आएगी। नहीं तो जनता की अब तक अंदर थी, जनता तो अभी भी पहले भी बाहर थी, अभी भी बाहर है, और जनता देख भी रही है। जनता तो ये भी कह रही है कि भैया विपक्ष के पास मुद्दे क्या हैं, आप जमीनी मुद्दे तो उठाओ, लेकिन आप तो सिर्फ नाकामियां गिनवाते हो कि देखिए इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जनता कह रही है कि विपक्ष का काम है जनता की आवाज, लेकिन वो अपनी आवाज खो चुकी है। देखिएगा, आप ये बोल रहे हैं कि हम किसी के कमियां गिनवाते हैं, कमियां नहीं गिनवाते हैं हम, तो हो रहा है वो वास्तविकता हम लोग बताते हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आने वाला समय पब्लिक का होगा और बहुत बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, लेकिन जो अब तक जो हार का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ा, उसके पीछे वजह क्या रही है? कहां तैयारियों में कमी रह गई? झूठ आपने देखा नहीं कितनी झूठ बोला जाता था, बरगलाया जाता था पब्लिक को। अच्छा, वो सब झूठ बाहर आएगा। ठीक है,
ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। तौकीर किदवई, आपका अगर कोई सवाल हो, दोनों स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बने हुए हैं, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जो कह रही हैं कि तैयारियां बड़ी हैं, लेकिन वो तैयारियां नजर क्यों नहीं आती। अभी नगर निकाय का चुनाव हुआ और उसमें कभी भी अखिलेश यादव बहुत बड़े मंचों पर नजर नहीं आए। लखनऊ में सिर्फ एक रैली की और उसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर वो गए, और कई ऐसी मेयर की सीट थी जहां पर वो गए ही नहीं, और कुछ जगहों पर वो गए तो सिंगल एक रैली, बस एक जिले में एक बार वो गए। और यहां पर अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, वो एक जिले में कई कई बार वो कैंपेन करने पहुंचे। यहां तक कि कुछ पार्षदों के लिए तक भी वो ऐसी जगह पे कैंपेन करते नजर आए जहां पे 4-5 पार्षदों का एक क्षेत्र था, वहां पर मेयर के लिए वो वोट मांगने पहुंचे और वहां पर उन्हीं पार्षदों के लिए भी कैंपेन हुआ। यानी कि उनकी जो लड़ाई थी वो माइक्रो लेवल पे थी। समाजवादी पार्टी की वो लड़ाई नजर नहीं आती। और खास बात है कि जो 34% वोट यानी कि मेन जो मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। देखिएगा, ये वाली बात तो आपको सवाल करना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ रामपुर से हूँ और अभी उपचुनाव लड़ा है मैंने यहाँ से, और मेरे साथ क्या क्या हुआ है किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, किसी ने कुछ भी नहीं दिखाया। और मैंने व्यक्ति से तो मैं लड़ रही थी, लेकिन शासन प्रशासन से मैं नहीं लड़ सकी, इसलिए मेरे साथ यहाँ अन्याय किया गया। नहीं, ठीक है ना, आपको प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, बताइए आपके साथ क्या अन्याय हुआ है। जवाब देने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बने हुए हैं। मीडिया ने देखा है लेकिन कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। अरे मैडम, अब तो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, अब तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, रखिए ना अपनी बात। चुनाव लड़ाया है, मेरे साथ इतना अन्याय किया कि वोट तक नहीं डालने दिए। अब मुझे कौन न्याय दिलाएगा, सिर्फ की बात कहेंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि पब्लिक में जब हम जैसे कैंडिडेट लड़ने के लिए आते हैं, गरीब घर का बच्चा आगे निकलता है, एक मीडियम परिवार का, उसके साथ अन्याय हो जाता है, कौन बोलता है? तो क्या अखिलेश यादव जी हर जगह जाकर ये सब कर लेंगे? अभी तो नहीं, अन्याय कर कौन रहा है? अन्याय आप लोगों के साथ कर कौन रहा है? आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आपके साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, आप बताइए। महिलाओं के साथ कहते हैं महिलाओं को न्याय देंगे, मैं तो महिला थी, मेरे साथ इतना बुरा करा गया चुनाव में, मैं तो महिला थी। ठीक है, यहाँ तक मुझे गालियां दी गई कि तुम्हारी टांगे चीर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। कौन इसका इंसाफ देगा, कौन न्याय देगा? बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। ठीक है, सवाल यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर अपने प्रत्याशियों को, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या तौकीर किदवई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह की कुछ बातें थी चुनाव के दौरान, तो आखिर उसका विरोध क्यों नहीं किया गया, और चुनाव के बाद सड़कों पर क्यों नहीं उतरे ये लोग कि हमारे प्रत्याशियों के साथ ऐसा किया गया, इसकी वजह चुनाव हमारे। तो आखिर जब आप मुद्दे को लेकर नहीं आएंगे सड़क पे, तो आम आदमी तक वो बात कैसे पहुंचेगी? जब तक कहा जाता है कि सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़नी है, तो वो सड़क कहां गायब हो गई? आखिर सारी लड़ाई संसद और ट्विटर तक क्यों सीमित है? चेक कर रही है ना, जहाँ 5,000 वोट डाले 48 वोट डाले जा रहे हैं, वो 50 वोट डाले जा रहे हैं। यही है लोकतंत्र? कौन जवाब देगा? क्या आप सब न्याय दिलवाएंगे? नहीं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर समाजवादी पार्टी अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, तो फिर आम जनता की लड़ाई कैसे लड़ेगी? आम जनता का विश्वास आप कैसे जीत पाएंगे? समाजवादी पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेगी और जनता का भी साथ देगी, और जनता जिस दिन निकलेगी ना, आप 24 में देखिएगा कि बहुत कुछ होगा। ठीक है, वो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, एसएन सिंह भी हमारे साथ बने में बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप सपा के जो स्पोक्स पर्सन है अनुराधा चौहान, एसएन सिंह जी, वाकई जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लूट तंत्र की वजह से हम हारे हैं, अफसरों को इन्होंने गद्दी पर बिठा दिया है, अब अनुराधा चौहान ने कहा कि मुझे तो जिस तरह से षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया, क्या है ये सब कुछ? क्या ये एक बौखलाहट है या फिर वाकई ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, बड़ी बहन जो भी कह रही हैं, अभी हमारे जो पत्रकार बंधु थे उन्होंने भी कहा कि अगर आप कोई आरोप लगाती हैं तो बहुत सारी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, आप वहां पर आरोप लगा सकती हैं, और सभी जिम्मेदार संस्थाएं अपने अक्षरशः नियमों का पालन करती हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र संस्था है और वो किसी दल का नहीं होता है, वहां पे भी आपको आरोप करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी की ये समझ में नहीं आता है कि जनता जनार्दन होती है, जनता चुनती है, कोई पुलिस बल या संगठन ये नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो 2017 तक आपकी सरकार थी, और मुझे लगता है डीजीपी से लेकर सभी अधिकारी आपके थे, तो सरकारें नहीं बदलनी चाहिए। 12 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो इसका मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बदलनी चाहिए। सत्ता में जो लोग भी होते हैं, निश्चित तौर पे जो
संगठन जिसका भी होता है, जिस पार्टी की भी सरकार होती है, बहुत सारे अधिकारियों पे ऐसा आरोप लगता है। लेकिन आपको ये मान के चलना चाहिए कि हो सकता है कि 1-8% कोई व्यक्ति, सभी लोग जो है उस समाज में अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि लगातार समाजवादी पार्टी जिन कारणों से चुनाव हार रही है, वो मुख्य कारण ये है कि जनता के बीच में नहीं रहना। दूसरा, आपकी जब सरकार थी, आपने जो जनता के लिए किया वो जनता पसंद नहीं करती है। क्षेत्रवार कार्य करना, एक जाति ठीक के है, 82 अनुराधा लोगों में चौहान से जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के जो जाति के हैं उनका एसडीएम में रिजल्ट निकल जाना, एक धर्म के लिए खड़े होकर मुजफ्फरनगर और मऊ के देखिएगा, दंगे करा देना, मैं आपको ये बता जनता देना चाहती हूँ, मेरे भाई बोल रहे हैं, बहुत बोल सकते हैं। मैं तो छोटा सी बात जानती हूँ कि मैंने ये उपचुनाव लड़ा, मैं अपने एक अंदर बेटी थी, मैं एक बहन थी, मेरे साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आपको तो भारतीय नहीं जनता करना पार्टी चाहिए था, आपको तो एक आगे कदम बढ़ा के करना चाहिए था कि मेरी वाली सीट पे मुख्यमंत्री जी तो नहीं बदल जाते ना, खाली एक बेटी आगे बढ़ती, और बेटी आगे बढ़ती तो कुछ अच्छा करती। लेकिन ये सब आप कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें। उन सरकारों ने ऐसा नहीं किया, इतना बुरा नहीं किया, चाहे वो समाजवादी है, आप अन्य सरकारों को कह रहे हैं, लेकिन अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप लोग ऐसा मत करिए। ठीक है, देखिए मैं यही जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मिशन 2024 को लेकर। अनुराधा चौहान जी, सवाल मेरा आपसे यही है कि ठीक है, आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी है आगे, ताकि जनता का विश्वास आप जीत सके, एक बदलाव जो आप लाना चाहते हैं वो बदलाव हो सके? हम लेकर आएंगे और हम भयमुक्त करेंगे। इस पर हमारी सारी तैयारी चल रही है, और जनता को जो जो परेशानियां हैं हम उनका सभी का, आगे हमारी सरकार आएगी तो हम सभी का निदान करेंगे। और जनता को पहले तो हम इससे निकालेंगे कि जो भय है लोगों के मन में, वो डालते समय भय होता है, परेशानी होती है, बस ये कह दिया जाता है कि आपको 5 किलो राशन से बाहर निकालना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तौकर किदवई, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अब मिशन 2024 से 80 सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसकी किस तरह से तैयारी चल रही है, क्योंकि बीजेपी अब आगे अपना टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ रही है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों के पास सिर्फ और सिर्फ मंथन करने, यानी कि जो समीक्षा बैठक है उसके सिवा कुछ नहीं बचा है। अगर जमीनी स्तर पर उतरकर काम नहीं करेंगे तो फिर आगे रिजल्ट यही रहने वाला है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।